बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 हम लोग जो जो मैं लेक्चर अभी देने लगा हूँ, ये वो लेक्चर है जो मैं आज 22 सितंबर को स्कूल में दूंगा। ये वही लेक्चर है। उसमें ये है कि हमने 5 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। हमने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है, ग्रेविटेशन पढ़ ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ लिए हैं, एसएचएम पढ़ लिया है और कैपेसिटर्स पढ़ लिए। हम अभी आगे नहीं जाएंगे और इन 5 की समरी करेंगे, इन 5 के क्वेश्चंस करेंगे और टेस्ट जो भी होने वाला है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है क्वेश्चंस जो मैं मुख्तलिफ करवा सकता हूँ कैपेसिटर्स की। लेकिन क्वेश्चंस कराने से पहले मैं ब्रीफली बता दूं कि आपने कैपेसिटर्स में कौन कौन से फार्मूले पढ़े हैं। आपने सबसे पहले ये फार्मूला पढ़ा है, प्लस आपने चार्ज और वोल्टेज का ये ग्राफ पढ़ा है, और उसके बाद आपने एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पढ़ा है जिसका ये फार्मूला था। और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सीरीज में जब कैपेसिटर्स ऐड हों ओवरऑल कैपेसिटेंस डिक्रीज करती। ये सीरीज था और सीरीज में चार्ज सेम रहता है। ये हमारा एक मेन पॉइंट था कि चार्ज जो है वो सेम रहता है। और 5वां पॉइंट ये था कि पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होती और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। वोल्टेज सेम रहती। ये 5 पॉइंट्स पर हम अपनी इसको समराइज कर सकते हैं कैपेसिटर को, अगर जल्दी से समराइज करना हो कैम्ब्रिज के पर्सपेक्टिव से। और फिर हमने एक कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर वगैरह भी पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं जो शुरू करता हूं जिस क्वेश्चन से, वो है जनाब 9702 पेपर 4 अक्टूबर नवंबर ठीक है 2002 के पेपर से हम क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। वो कहता है कि जनाब कुछ कैपेसिटर्स हैं, देयर आर सम कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स की जगह मैं सी ऐसे लिख देता हूं, सम कैपेसिटर्स आर मार्क्ड 48 माइक्रोफैरेड सेफ वर्किंग voltage 25 volts. Show how a number of these capacitors may be connected to provide a capacitor of capacitance 48 माइक्रोफैरेड। कहता है कि बहुत सारे कैपेसिटर्स जोड़े जाएं और उनकी टोटल कैपेसिटेंस भी 48 माइक्रोफैरेड हो और साथ उनकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 50 वोल्ट्स हो। वो कहता है कि ये बात काम करना है। अच्छा, यानी 48 माइक्रोफैरेड के बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, उन्हें लिया जाए और उन्हें जोड़ा जाए और उनमें से उनको कुछ कैपेसिटर्स को जोड़ें, टोटल कैपेसिटेंस दोबारा 48 माइक्रोफैरेड आ जाए और क्या कहते हैं उनकी जो मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज है वो 50 वोल्ट्स हो जाए। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताता हूं कि किसी कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज लिखी होती है इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। आप ये चीज देखें कि ये एक कैपेसिटर की प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ये उसी कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है और ये बीच में इंसुलेटर, बीच में क्या है, एक इंसुलेटर है जिसको डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। एक इंसुलेटर है जिसे डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है। मैं उसकी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस नहीं बनाता। अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक है इसमें ये एक न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहा है। जब ये आप क्या कहते हैं इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं और इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज करते हैं, ये दोनों प्लेटें ऐसे हैं और डाइइलेक्ट्रिक उनके बीच में है, यानी जैसे ऐसे देखें इस तरह कर,
यूं करके। ये प्लेट, एक हाथ मेरा लेफ्ट हैंड मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, राइट हैंड मेरा नेगेटिवली चार्ज है, और मोबाइल फोन को आप इंसुलेटर समझें। तो अब ये होता ये है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूं यूं गोल घूमने के बजाय थोड़ा ऐसे घूमना शुरू कर देते हैं, यानी उनका थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है। और अगर आप इसके ऊपर जो वोल्टेज लिखी हुई है कैपेसिटर के ऊपर, उससे ज्यादा इसे चार्ज कर दें, इसके ऊपर इतना चार्ज डालें कि उसकी जो वोल्टेज है वो उस वैल्यू को एक्सीड कर जाए जो उस कैपेसिटर के ऊपर लिखी हुई है, तो होगा क्या, इन दोनों प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो आपने एएस लेवल में पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्टेज ओवर डिस्टेंस होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़कर पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा और ये न्यूक्लियस इस तरफ को रिपेल होगा। इस तरह जो इस इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, उसके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को चले जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके उसके एटम्स की तरफ आ जाएंगे, यानी नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जगह फिल अप करने के लिए आ जाएंगे और यूं कंडक्शन शुरू हो जाएगी। और कैपेसिटर में जो चार्ज सेपरेशन का कॉन्सेप्ट था वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो चीज आप चाह रहे थे कि वो चार्ज सेपरेटेड रहे, वो फिर मकसद फोत हो जाएगा। इंसुलेटर कंडक्टर बन गया है। तो अब ये चीज जो है, दिस इज नॉट गुड। इसको किस तरह से फिर हमने डील करना है, ये चीज जो है ना हमारी मेन हमने देखनी है कि क्या हम ऐसा करें कि हमारा मामला ठीक हो जाए। ठीक है कि नहीं? अब ये चीज देखें, उसके बाद जो मैं बात आपसे करता हूं कि हम, इसका मतलब है कि किसी भी वोल्टेज को उससे ज्यादा ना लिखना नहीं चाहिए, उस वोल्टेज से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए जो उसके ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, अब देखें ये 48 माइक्रोफैरड, ये 48 माइक्रोफैरड। अच्छा, मुझे एक बात और भी पता है, वो मेरी बात सुने, वो ये है कि ये एक कैपेसिटर है, इसके साथ एक और कैपेसिटर यूं जोड़ें आइडेंटिकल, इनकी जो दोनों की टोटल कैपेसिटेंस बनती है वो C/2। इन दोनों की जो टोटल कैपेसिटेंस बनती है वो C/2। अब ये चीज देखें कि मैंने ना इस तरह करके ये कैपेसिटर्स जोड़े, यूं करके, यूं और यूं करके, ऐसे मैंने उसको कनेक्ट कर लिया। अब ये क्या है जी, ये 48 माइक्रोफैरड, ये भी 48 माइक्रोफैरड है, ये भी 48 माइक्रोफैरड है, 48 माइक्रोफैरड। ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें कि जब आप इधर लगाएंगे फुल 50 वोल्ट्स, आपने यहां लगा दिए 50 वोल्ट्स, तो क्या होगा, होगा ये कि 50 वोल्ट्स जब यहां लग गए तो उसमें से आधे 25 वोल्ट इन कैपेसिटर्स को मिलेंगे, 25 इससे मिलेंगे, और जो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो इसको भी 25 मिलेंगे, और 25 वोल्ट इस सेटअप को मिलेंगे, इसको भी 25 मिलेंगे, इसको भी 25 मिलेंगे। तो इसका मतलब है किसी एक कैपेसिटर को उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज, उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। अब ये चीज देखें कि इनकी टोटल कैपेसिटेंस बनती कितनी है, पैरेलल में हो तो ऐड हो जाती है। 48 को 48 में ऐड करें तो क्या बनता है, 48 को 48 में ऐड करें तो 96 माइक्रोफैरड बनता है, इन दोनों को ऐड करें तो 96 माइक्रोफैरड बनता है, और 96 दोनों सीरीज में है तो ये कैपेसिटेंस इस फार्मूले के तहत हाफ हो जाएगी, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, 48 माइक्रोफैरड। अब आप देखें, आपके पास एक ऐसा कैपेसिटर बन गया ओवरऑल जो है तो 48 माइक्रोफैरड का, मगर वो 50 वोल्ट्स बर्दाश्त कर सकता है, जबकि आपके पास जो असल कैपेसिटर्स थे वो 25 वोल्ट्स बर्दाश्त कर सकते थे। तो आप मुझसे कह सकते हैं कि सर ये तो हमें इस कैपेसिटर को बनाने की जरूरत ही क्या थी, हम जब डायरेक्ट बाजार जाते और उनको कहते हैं कि हमें 48 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दे दें जिसकी मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज 50 वोल्ट्स हो। हम ये बाजार से इस तरह के कैपेसिटर्स खरीदते ही ना जो 48 माइक्रोफैरड के हैं और जिनकी मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज 25 है। तो जी इसका जवाब ये है कि जब आपकी मैक्सिमम वोल्टेज, सेफ वर्किंग वोल्टेज बढ़ती है तो कैपेसिटर की कॉस्ट बढ़ती है। मुमकिन है ये कैपेसिटर 10 रुपए के आ रहे हो एक कैपेसिटर, और ये अकेला 100 रुपए का आ रहा हो, तो क्या होगा, आप इस तरह के 10-10 के 4 कैपेसिटर ले रहे, आपके टोटल 40 रुपए खर्च होंगे,
और उनको ऐसे सेटअप करें। और अब ये टोटल कैपेसिटर 48 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है टोटल, जो कि 50 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, और इंडिविजुअली ये 25-25 वोल्ट बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप सस्ते कैपेसिटरों को जोड़ के एक महंगे कैपेसिटर के बराबर ले जा सकते हैं। इससे कहते हैं मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज बढ़ाना। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, वो कहता है जी कि मुझे टोटल कैपेसिटेंस 72 माइक्रो फैराड चाहिए और सेफ वर्किंग वोल्टेज जो है उसने कहा कि मैं आपको देता हूं 25 वोल्ट्स, ये उसने कह दिया। अच्छा एक बात है, उससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि इसी सेटअप को आप इस तरह भी लगा सकते हो, यानी यूं, मैं बीच में लिख देता हूं उसके। अगर आप इसको यूं जोड़ के यूं बनाते हैं तो भी ठीक, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो सी ही बनेगी। इस तरह भी बना सकते हो। खैर बार वापस आ जाए इसके ऊपर। अब 72 माइक्रो फैराड कैसे बनाया जाए, ये देखिए, ये 48, ये 48, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों की कंबाइंड जो इक्विवेलेंस है वो बनती है जनाब 24 माइक्रो फैराड। भला कैसे, कौन सा रूल लगाया है मैंने, ये वाला रूल लगाया है कि दो सीरीज में है तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस C/2। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इस सेटअप को उठाते हैं, 48 वाले को 48 वाले के साथ जोड़ा और यहां पर हमने फिर एक और 48 लगा दिया, और ये हमारे पास सेटअप यूं बन गया। अब इसमें क्या है, आप इधर से यहां से बैटरी आप कनेक्ट कर दें इसके साथ 25 वोल्ट की। अब इसमें होगा क्या, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे 24, और ये अकेला क्या है 48, और इन दोनों को जोड़ें अगर आप, तो ये जनाब आपका बन जाता है 72 माइक्रो फैराड। तो इस तरह आपने 72 माइक्रो फैराड बना लिए। 25 वोल्ट है तो इस पूरे को 25 वोल्ट मिलेंगे, और इन सारों को, इन दोनों को मिला के 25 मिलेंगे। इसका मतलब है इसे 12.5 मिलेंगे, इसे 12.5 मिलेंगे। खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि ये कैपेसिटर 25 के लिए डिजाइन है, तो 12 तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, उसमें कोई इशू ही नहीं है उनके लिए। तो ये था आप जो पहला क्वेश्चन है जो मैं आज 22 अगस्त को क्लास में कराऊंगा। उसके बाद आगे चलते हैं और एक कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे। क्वेश्चन एक ये है कि जी पेपरों में ये क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है कि डिफाइन कैपेसिटेंस, डिफाइन कैपेसिटेंस। इसका जवाब आपने ये नहीं देना एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, या वो इस तरह का कोई जवाब नहीं देना। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो दुरुस्त है, लेकिन इसको लिखना आपने कहना है, किस तरह से लिखना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर is equal to potential difference across the plates, charge stored across the plates, और फिर है जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। ये है जी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इस तरह से आपने लिख देना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अभी इसके बाद ये जनाब मैं जो क्वेश्चन अभी डिस्कस करना शुरू किया मैंने, ये है जनाब 9702 जो हमारा पेपर कोड है, पेपर 4 है ये मई जून 2005 है। आप कहेंगे सर आप अभी 2002 का क्वेश्चन कर रहे थे, एकदम नवंबर 2002 का एग्जाम 2005 पर आपने जंप कर दिया। उसका वजह यह है कि यही उस वक्त कैपेसिटर्स के क्वेश्चन शुरू में कम आते थे। अच्छा जी, उस वक्त क्योंकि पेपर 60 मार्क्स का होता था। अब बाद में पेपर जब 100 मार्क्स का हुआ तो उसमें कैपेसिटर को भी काफी मार्जिन मिल गया। अच्छा, अब आप क्वेश्चन ये है, इसी पेपर में क्वेश्चन ये है जी कि वन यूज ऑफ कैपेसिटर इज फॉर द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी
ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं कि वन यूज ऑफ कैपेसिटर इज फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। Briefly explain how a capacitor stores energy. Briefly explain how capacitor stores energy. ये क्वेश्चन, वन यूज ऑफ कैपेसिटर इज फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो आप लोग ये चीज देखें, आप ये चीज देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। आप नेगेटिव चार्ज को जब दूर लेके जाते हैं तो आपको इसकी अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। अच्छा, इसकी अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है, और जो वर्क डन आप करते हैं वो इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। और अब आप इस नेगेटिव चार्ज को छोड़ें तो ये वापस आएगा, और इसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये उसे टकराएगा और अपनी एनर्जी उसे देगा और वर्क डन करेगा। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि इसके पास जो एनर्जी आई इसकी अट्रैक्शन की वजह से आई, और ये उससे थोड़ा सेपरेटेड था इस वजह से आई। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बाय कीपिंग द चार्ज सेपरेटेड। कैपेसिटर stores electric potential energy by keeping charge separated। ठीक है, इस तरह से उसके पास आती है। अब आप देखें ना, हम ये प्लेनेट अर्थ की सरफेस है, यहां से आप कोई चीज ऑब्जेक्ट उठाते हैं, आप ऊपर ले जाते हैं, तो यू डू सम वर्क। अच्छा, अगर फर्ज करें अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर आप ले गए और अर्थ ने अपनी अट्रैक्शन ही बंद कर दी, फर्ज करें बाय सम मैकेनिज्म ग्रेविटी खत्म हो गई, इस मास के पास कोई एनर्जी होगी? कोई एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस अट्रैक्शन से आया। अगर प्लेनेट अर्थ अट्रैक्ट ही ना करे किसी ऑब्जेक्ट को, तो किसी ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होगी। इसी तरह से चार्जेस के पास अगर अट्रैक्शन नहीं है, ऑपोजिट चार्ज, जब चार्जेस को सेपरेट करते हैं, यू डू सम वर्क एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ते हैं तो वो वापस जाता है एंड इट डज सम वर्क। तो क्या होगा जनाब, इसका साथ सेकंड सेंटेंस आप लिखें कि सेकंड सेंटेंस इसका ये है कि दिस एनर्जी, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी arises due to mutual attraction of opposite charges, या खाली यही लिखें? आप देखें, मुझे बताएं, यहां पर बहुत सारे प्रोटॉन्स और यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जब मूव करता है तो उसके प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन तो है ही है, मगर इसको इन दोनों की रिपल्शन भी है। जिस तरह तीन भाई एक जगह बैठे और उनके आपस में खूब लड़ाई हो रही हो, तो एक भाई को उसकी खाला बुलाए तो फौरन भागता हुआ आएगा, तो उसमें खाला की मोहब्बत भी है, मगर दोनों भाइयों से जो उसकी लड़ाई हुई है, जो एक फ्रस्ट्रेशन उसको छाई हुई है, वो भी है। तो मैं खाली ये नहीं लिखूंगा कि दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अराइजेस ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन, मैं ये भी कहूंगा कि इसमें and this electric potential energy arises due to mutual attraction of opposite charges and repulsion of like charges. Repulsion of beta what? Like charges. Repulsion of like charges, ये भी है। ठीक है, अब यहां से आगे, यहां तक आपने लिख दिया, आपने कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि वो एनर्जी
ये पॉजिटिव प्लेट। अब यहां से जो बात को बता रहा हूं ये थोड़ी एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। किसमें स्टोर होती है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड in the electric field produced by the charged particles। और जो बच्चे इसको एफएससी के हवाले से भी जानना चाहते हैं तो याद रख लें कि वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैंने आपको वैसे एक एक्स्ट्रा बात बता दी एफएससी के हवाले से कि वो एनर्जी जो है, where capital E is the electric field intensity and epsilon naught is the constant that you have often seen which appears in the formulas relating to electric field। ये मैंने वैसे आपको एक्स्ट्रा बात बता दी। चलिए आगे चलते हैं, और हमारा जो अगला पॉइंट है वो कहता है जी कैलकुलेट चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस। कहता है कि कैपेसिटर है 1200 माइक्रोफैरड का है, और उस कैपेसिटर को इनिशियली आपने चार्ज किया हुआ है 50 वोल्ट्स पे। अब किसी भी मैकेनिज्म के जरिए या शायद उसने डिस्चार्ज किया किसी रेजिस्टर के थ्रू, आपने स्विच क्लोज किया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूं फ्लो करके इस तरफ चले गए पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जो अगर इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ये है तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ये होगी। और वो कहता है जी कि उसकी वोल्टेज 15 वोल्ट से 50 वोल्ट से ड्रॉप करके 15 वोल्ट पर आ गई है। तो उसने कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ 1200 माइक्रोफैरड। तो वो बहुत आसानी सा हाल आपको पता है, हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर करेंगे। ये ओल्ड वोल्टेज है, ये न्यू वोल्टेज। तो 1/2 C V ओल्ड स्क्वायर V न्यू स्क्वायर। अब ये बराबर बनता है 1/2 C कितना है 1200 इंटू 10⁻⁻⁶, वो V ओल्ड कितना है 50 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो ये जी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये इस तरह से आप टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द कैपेसिटर, सॉरी टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द कैपेसिटर। अच्छा जी, अब आप देखें मैं आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो अब मैं करने लगा हूं वो है जी नवंबर 2007 का क्वेश्चन, पेपर 4। उसमें क्वेश्चन है कैपेसिटर्स का। स्टेट वन फंक्शन ऑफ कैपेसिटर्स इन अ सिंपल सर्किट। कैपेसिटर्स इन अ सिंपल सर्किट। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हमने जो एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर है ना वो हमने नहीं पढ़ी हुई। हमने इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर्स नहीं पढ़ी हुई। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर जो है वो आगे जाकर आएगी अगले चैप्टर्स में। तो मैं ब्रीफली आपको लिख देता हूं कि कैपेसिटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। आप बेशक अभी आपको उसका एक्शन सही समझ ना आए, लेकिन बस आपने भी उसको लिख देना है। जब वो आप अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगी। कुछ यूजेज ऐसे हैं जो शायद हम अभी अगले चैप्टरों में भी ना पढ़ें। पहला है जी कि कैपेसिटर is used in time delay circuits। ये इसका आपने थोड़ा सा आपने ओ लेवल में पढ़ा था, लेकिन इसको बाद में मैं किसी वक्त डिटेल में आपको अगर चाहेंगे तो लिख सकता हूं। फिलहाल आप इतना ही लिखें। कैपेसिटर इज यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन। ये हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन क्या होती है? कन्वर्शन ऑफ AC इंटू DC। तीसरा है capacitor prevents sparking across the switches which contain lot of coils। ये चीज भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। capacitor prevents sparking across the switches which contain switches of the circuits। ऐसे circuits के switches
which contain lot of coils, which contains lot of coils. यानी फर्ज करें कि ये एक सर्किट है जिसमें कॉइल है और यहां ये इसकी बैटरी है, ये इसका स्विच है। जब आप इसको स्विच ऑफ करने लगेंगे एक स्पार्किंग होती है स्विच के क्रॉस, तो यहां पर आप एक कैपेसिटर लगा देते हैं। इसका एक्शन क्या है ये मैं बाद में आपको डिटेल में बता सकता हूं, ठीक है। फिलहाल सरेदस्त कैपेसिटर्स के यही कैपेसिटर्स बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते हैं और कैपेसिटर्स वो एनर्जी बास का डिलीवर, बस कैपेसिटर्स बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लैब में अगर आपने 5000 केल्विन टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है तो आप कैपेसिटर्स की स्टोर्ड एनर्जी को सडनली डिस्चार्ज करवाएं किसी रेजिस्टर के थ्रू, तो वहां पर जो टेम्परेचर राइज होगा वो एकदम थाउजेंड्स के डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाया जाता है। अच्छा, अब ये चीज देखें कि अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इस तरह से है। अच्छा जी, अ कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट्स, ठीक है। इसको आपने 15 वोल्ट्स पे चार्ज कर दिया, ठीक है। और वो कहता है जी कि एंड इज देन कनेक्टेड इन सीरीज विद अ स्विच एंड अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 12000 ओम 12 एंड अ सेंसिटिव एमीटर एज शोन। द स्विच इज क्लोज्ड। अब ये स्विच क्लोज कर दिया गया। अब आपको पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले ऑल द वे यहां तक गए, ठीक है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन्स यूं मूव कर रहे हैं और कन्वेंशनल करंट जो है वो यूं मूव कर रहा होगा, ठीक है कि नहीं। और जो इनिशियल करंट होगा वो मैं वैसे आपको बता देता हूँ, वो V नॉट ओवर R होता है। इनिशियल करंट यूं, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू करेगा तो आप ये चार्ज और वोल्टेज के ग्राफ में यहां से ऐसे ऐसे मूव करना इधर शुरू करना। अब ये मैंने क्वेश्चन, ये ग्राफ उन्होंने खुद दिया हुआ, ये देखें, ये पेपर में ग्राफ दिया हुआ है। करंट मिली एम्पियर में है एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर इन बिटवीन 1.0 एंड 1.5 के बीच में से स्टार्ट होता हुआ ऐसे जा रहा है। और ये ऑलमोस्ट जब 15 सेकेंड्स हुए हैं तो तकरीबन ये बिल्कुल टच करने के काबिल हो गया है। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखूँ। ये देखें, ये आपके सामने कैपेसिटर है, ये चीज है, और नवंबर 2007 का क्वेश्चन है। ये है वो ग्राफ, ये करंट टाइम ग्राफ, ठीक है। करंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ लिखा है 1.0 और यहाँ पर लिखा है 1.5। अच्छा जी, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट इन द सर्किट एंड द चार्ज दैट पासेस अ पॉइंट। अब ये तो बहुत आसान सी बात है। बी पार्ट है 1, पहला पार्ट ये आपने भी देख लिया था, वो था जनाब वो यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स इन स्टेट 1 फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन अ सिंपल सर्किट, ये था वो आपने, उसके मैंने 2-3 लिखवा दिए। अब स्टेट 1 फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन अ, वो तो हो गया था। अच्छा जी, वो कहता है जी स्टेट अ रिलेशनशिप बिटवीन द करंट इन अ सर्किट एंड द चार्ज दैट पासेस द पॉइंट इन अ सर्किट, ठीक है। तो वो आपको पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T होती है। चार्ज और करंट की रिलेशनशिप बड़ी आसान मशहूर है। अब आप लोगों को ये बात पता है चार्ज किसके बराबर है, करंट इनटू टाइम के। आप ये बात जानते हैं कि अगर C कोई क्वांटिटी है जो A और B के प्रोडक्ट से निकल रही है और आपके पास A और B का कोई ग्राफ हो तो उसका जो एरिया होगा वो हमेशा C के बराबर होगा। तो करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो चार्ज, वो कहता है यूज दिस डायग्राम टू एस्टिमेट द चार्ज। ये क्वेश्चन ये है, द एरिया बिलो द ग्राफ ऑफ दिस फिगर रिप्रेजेंट्स चार्ज, यूज दिस फिगर टू डिटरमिन द इनिशियल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है कि नहीं। अब आप अब नहीं, आपने एरिया एस्टिमेट करना है तो आप कैसे एस्टिमेट करेंगे, इसमें भी बड़ी बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है, ठीक है। वो पूछे वो किस तरह, बाज बच्चे पूछे क्या करते हैं, बाज बच्चे बेवकूफों की तरह, किस तरह, बेवकूफों की तरह उसके जो छोटे छोटे बॉक्स नहीं होते वो सारे गिनना शुरू कर देते हैं। ये काम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है।
इतना ज्यादा देर लग जाएगी कि आप पेपर में, अब 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 2 घंटे या 10 या 15 मिनट का पेपर है, तो क्या आप उसमें बॉक्सेस ही गिनते रहेंगे? ये काम ना करें, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा ओवर एफिशिएंट ना हो, इसमें आपका टाइम जाया होगा। तो क्या करें, ये छोटे छोटे बॉक्सेस गिनने की बेवकूफाना हरकत ना करें। फिर आपको पता है कुछ छोटे बॉक्स तो यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं, आधा बॉक्स जो है उसके ऊपर से लाइन गुजर रही है, बाकी आधा मसलन कोई बॉक्स ऐसे है, तो इस बॉक्स को आप कैसे गिनेंगे, उसका ये वाला हिस्सा आप कैसे गिनेंगे? वो तो गिन ही नहीं सकते। मेरा जो आपको मशवरा है पेपर में, जब आपको पेपर में ये क्वेश्चन है तो आपने पूछे क्या करना है, आप ये चीज नोट करें I1 और ये चीज I2 एक खास इंटरवल के बाद, फर्ज करें आपने रख लिया 15 सेकंड्स के बाद, 5 सेकंड्स के बाद, फिर ये I3 है, ये भी टाइम है, फिर ये I4 है और ये I5 ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। ये टाइम और यूं टाइम। आप इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालें, इस ट्रेपीजियम का, कोई परवाह ना करें, थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट हो जाता है, कोई मसला नहीं। I1 प्लस I2 ओवर 2 इनटू दिस टाइम, ये आ गया। फिर इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालें, I2 प्लस I3 ओवर 2 इनटू टाइम पीरियड। फिर इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालें, I3 प्लस I4 ओवर 2 इनटू टाइम पीरियड। ये सारा एरिया आप इस तरह से निकाल, और आखिर में इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, वो आ जाएगा 1/2 I4 इनटू टी। ये आपका टोटल एरिया आप इस तरह से निकाल लें। और जाहिर है कि चूंकि ये एक एस्टिमेट है, तो आपका आंसर प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है कि नहीं। अब आप जो इसका मार्क्स हैं टोटल, वो उन्होंने दिए हुए हैं, वो 4 दिए हुए हैं, ठीक है कि नहीं। अब आपका जो टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू उनके जो आ रहा है, वो आ रहा है, ये मैं पीछे मार्किंग स्कीम से आपको लिख के बता रहा हूँ, 3300 माइक्रो कूलम, ठीक है कि नहीं। और इसमें फिर मुमकिन है कि थोड़ा सा आपसे ऊपर नीचे हो जाए। अच्छा जी, तो यहां तक आप मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है, ठीक है कि नहीं। यूं आप डायरेक्ट आप इस चार्ज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे उसने आगे पूछा है जी कि आप मुझे कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर बता दें। आपको टोटल चार्ज पता चल चुका है और आपको वोल्टेज पता है, तो आप कैपेसिटेंस किस तरह से निकालेंगे, चार्ज ओवर वोल्टेज, 3300 इंटू 10⁻⁻6 ओवर वोल्टेज 15। अच्छा जी, ये तो चले वो था जो इसने बंदे ने पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था। लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट निकालना चाहें, आप पेपर में बैठे हुए हैं, आप अंदाजा लगाना चाह रहे हैं यार मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, और आपका मैथ एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। आपको बताऊं, मैंने देखा है बीकन हाउस में ऐसे बच्चे भी जिनका मैथ बहुत अच्छा है, वो बड़ा इजीली कोई रिजल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। वो पूछे क्या कर सकते हैं, उनको ये बात पता है, मैंने एक्सप्रेशन लिखवाई थी कि करंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल करंट एंड E माइनस टी ओवर 1 RCT। ये एक फार्मूला मैंने इनको लिखवाया हुआ था, ठीक है कि आप ऐसा करें कि यहाँ पर जहाँ टाइम 5 सेकेंड्स है, ये जो भी है, आप यहाँ करंट नोट करें, वो करंट की वैल्यू यहाँ पुट करें, ये इनिशियल करंट यहाँ पुट करें, ये टाइम उठाकर यहाँ पुट करें, और ये रेजिस्टेंस तो 1200 आपको पता है ना, 1000, वो यहाँ पुट करें, और सी को सब्जेक्ट बनाएं, लॉग्स का मेथड यूज करें, तो आपका सी आ जाएगा। आपका सी आ गया। अब आप Q इज इक्वल टू CV से ओरिजिनल चार्ज निकाल लें। उसके बाद आप बेशक ये एरिया निकालें, इस एरिया से चार्ज को एस्टिमेट करें और देखें आपका चार्ज इसके बराबर आता है कि नहीं आता। अगर बराबर आता है तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने बिल्कुल ठीक एस्टिमेट किया और मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ। वरना जाहिर आप एरिया एस्टिमेट करते वक्त पेपर में तो बैठे पता नहीं चलता कि मैंने ठीक एस्टिमेट किया है कि नहीं किया। तो ये क्वेश्चन था, अगर आपका नॉलेज अच्छा हो तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब आ जाए जनाब क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन है और इसका सन मैं लिख देता हूं। ये है जनाब जून 2008 का ये पेपर है। अच्छा जी, जून 2008, और ये देखें आप कि ये सर्किट है, ये कैपेसिटर लगा हुआ और यहां पर एक 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये रेजिस्टर R यहां लगा हुआ। सो उन्होंने कहा जी, कैपेसिटर C इज चार्ज यूजिंग अ सप्लाई ऑफ EMF 8 वोल्ट। सबसे पहले ये स्विच यहां कनेक्ट हुआ,
ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, यहाँ इकट्ठे हो गए और इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, वो यहाँ आ गए, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है कि नहीं? ये प्लेट क्या होगी जी? पॉजिटिवली चार्ज होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब होगा क्या? अब क्या होगा कि यहाँ पर 8 वोल्ट्स आ गए हैं, उसने ये स्विच उठाया, यहाँ जोड़ दिया। अब ये स्विच उसने यहाँ जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन्स इस पाथ के थ्रू यूं मूव करेंगे, कन्वेंशनल करंट जो है वो ये हो जाएगा। हम पहले कैपेसिटर बैटरी से चार्ज हुआ, जब चार्ज हुआ तो इंस्टेंटली चार्ज हो गया, क्योंकि रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, और ये तारें थोड़ी गर्म हो जाएंगी जिस तरह मैंने पहले बताया था। और फिर अब डिस्चार्ज हो रहा है इस रेजिस्टर के थ्रू, क्योंकि रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है तो स्लोली डिस्चार्ज होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक स्विमिंग पूल जो है वो कहीं से कोई बहुत बड़ा दरिया खुले, उससे एक फौरन भर जाए और निकले तो वो पानी जब डिस्चार्ज हो रहा हो तो एक छोटे से पाइप के थ्रू हो रहा हो। तो ये है, इसका उन्होंने हमें साथ एक वोल्टेज टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यूं करके वोल्टेज नीचे आ रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, ये है जनाब वो ग्राफ, ये दिया, ठीक है कि नहीं? 8 वोल्ट से शुरू होकर डिस्चार्ज होता हुआ ये 2 सेकंड्स तक आ रहा है, ये इस तरह से दिख। अच्छा जी, अब वो ये कहता है कि ग्राफ में 1 सेकंड के बाद जो वोल्टेज दी हुई है वो गालिबन है जनाब 2.5 वोल्ट। जी बिल्कुल, इस ग्राफ को गौर से देखने से पता चला कि वंस यहां पर 8 वोल्ट थी और यहां पर 2.5 वोल्ट थी। उसने कहा जी पहले सेकंड में, ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकंड द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर 0.13 जूल्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द रेजिस्टर। इससे इसमें 0.13 जूल्स एनर्जी चली गई है। देखिए इसके पास पहले कितनी एनर्जी थी, 1/2 CV स्क्वायर थी, और उसमें से 1/2 CV स्क्वायर निकल गई, रह गई। देखिए ना, इसकी वोल्टेज कम होती गई, तो ये ओल्ड वोल्टेज है, ये न्यू वोल्टेज। इससे इलेक्ट्रॉन यूं जाता गया चार्ज और इसकी इसमें एनर्जी जाया होती गई, और इसके पास पहले जो एनर्जी स्टोर थी वो 1/2 CV, ये V ओल्ड यानी पुराना वोल्टेज, और फिर इसके ज़ाहिर है इससे एनर्जी निकल रही है तो इसका चार्ज भी कम हो रहा है, इसकी वोल्टेज भी कम हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जब आप कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है तो वो चार्ज वोल्टेज ग्राफ पर इस तरह से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, इस तरह से क्या कर रहा होता है, नीचे की तरफ क्या कर रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है। तो अब क्या होगा, जब वो यहां से डिस्चार्ज होकर इस तरफ को आ रहा है, तो अब जो सूरत हाल सामने आएगी वो ये है कि मैंने 1 सेकंड पे देखा तो 2.5 वोल्ट, तो मैंने, उसने कहा जी कि आप प्रूव करें, पेपर में क्वेश्चन ये कि आप प्रूव करें कि उसकी कैपेसिटेंस जो है 4500 माइक्रोफैरड है। हम कैसे प्रूव करें? जाहिर है कि हम उसी के डेटे को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, 1/2 C8 स्क्वायर माइनस 1/2 C2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.13। यानी कैपेसिटर के पास ये पुरानी एनर्जी थी जब वो 8 वोल्ट पे चार्ज था, 1 सेकंड के अंदर अंदर उसकी वोल्टेज 2.5 सेकंड हो गई। मुझे कैसे पता चला? मैंने ग्राफ से देखा, और फिर उसके बाद वो 0.13 जूल्स उसने जाया हुई है एनर्जी। इस तरह हमारे पास कैपेसिटर्स आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखें, उसने फिर क्या कह दिया, कहता है मेरे पास बहुत सारे 4500 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स हैं। सम कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4500 माइक्रोवोल्ट with the maximum working voltage 6 वोल्ट, ऐसे हैं कि उनको 6 वोल्ट से ज्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता, आर अवेलेबल। ड्रॉ an arrangement of these capacitors that could provide a total capacitance of 4500। कहता है इस तरह के बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, कैसे जोड़ेंगे कि दोबारा भी 4500 ही मिले? तो ये तो क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, आप चाहें तो ये सेटअप बना दें, इस तरह का सेटअप बना दें, ये 4500 का हो गया फैरड का कैपेसिटर, ये 4500 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर हो गया, ये 4500 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर हो गया, ये 4500 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर। ये टोटल जो मिलाकर भी आप देखें, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये 9000 माइक्रो फैरड बन जाएगा, और ये दोनों जब जुड़ेंगे ये 9000 माइक्रो फैरड, और इन दोनों को जब सीरीज में जोड़ेंगे तो हाफ हो जाएगी कैपेसिटेंस, वापस 4500 माइक्रोफैरड आ जाए। तो इस तरह से जार इनकी कैपेसिटेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं
तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इनको इस तरह भी जोड़ सकते हैं। $4500 माइक्रोफैरड, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ये चीज भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, इसके बाद हम अगला हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ था इसका, जो वोल्टेज टाइम ग्राफ था, देखिए इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इस पेपर में इस तरह का वोल्टेज टाइम ग्राफ था। तो वैसे आपको पता है ये वाली एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वोल्टेज का ये एक फार्मूला होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको यूज करके, यानी यहाँ पर टाइम की कोई वैल्यू यहाँ पुट कर लें और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू पुट कर लें, ये आपकी इनिशियल वोल्टेज है। तो आप आर और सी के, अगर सी दिया हुआ है तो आर निकाल सकते हैं। इस तरह से आप कोई एक्स्ट्रा नॉलेज यूज कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपके लिए यूजफुल हो, और जिसको आप इस्तेमाल करके कोई इनडायरेक्टली काउंटर चेक कर लें अपने आंसर्स को। फिर आपके लिए वो मतलब आपको कंफर्म, पेपर में बैठे कंफर्म हो जाएगा कि मैंने ठीक कर लिया। ये फीलिंग एग्जाम में बैठे बैठे, ये फीलिंग आना कि ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ये बंदे को एक मोटिवेट करती है, उसको स्ट्रेंथन करती है और उसको एक वो एनर्जी देती है। अच्छा, अब ये चीज देखें, क्वेश्चन जो हम शुरू करने लगे हैं वो है जून 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? जून 2009 का क्वेश्चन है, पेपर 4 है। उसमें उसने कहा जी कि ये एक मेटेलिक सफियर, अ सॉलिड मेटल सफियर ऑफ रेडियस आर, अ सॉलिड मेटल स्फीयर। सॉलिड मेटल स्फीयर का मतलब है कि अंदर से भी भरा हुआ सारा, हॉलो नहीं है। अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी इसका मतलब है कि चले यहां पर आप इसका एक प्लास्टिक स्टैंड ले लें, ये नीचे इसका पड़ा हुआ है, लेकिन इससे कोई वायर कहीं कनेक्टेड नहीं। एन आइसोलेट ए सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी इससे चार्ज कहीं एस्केप नहीं हो सकता। द स्फीयर हैज अ चार्ज प्लस क्यू। अब जो, अगर बेटा ये सॉलिड मेटल स्फीयर है, तब भी जो चार्ज है ना, अगर आपने इससे इलेक्ट्रॉन छीने हुए और ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ हुआ है, तो वो चार्ज इसकी सरफेस पे रिजाइड करेगा। वो चार्ज इसकी सरफेस पे क्यों रिजाइड करेगा? क्योंकि वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, इसकी वजह से चार्ज इसकी सरफेस पे रिजाइड करेगा। अब फिर यहीं पर क्वेश्चन आ गया जी, डिफाइन कैपेसिटेंस। वो हमने शुरू में ही कर लिया था, डिफाइन कैपेसिटेंस, ये देखिए हम लिख दिया हमने। अब वो कहता है शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इसकी कैपेसिटेंस इस फार्मूले से दी जाती, कहता है ये प्रूव करके दिखाएं। अच्छा, अब आपने देखें, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स में ये फार्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। वोल्टेज ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ओवर रेडियस, यानी अगर देखेंगे एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, आप इन्फिनिटी से +1 कूलम को पकड़कर यहां लाते हैं, वोल्टेज क्या होती है? एनर्जी ऑफ +1 कूलम। आप इसको यहां से पकड़कर यूं लाते हैं, यू डू सम वर्क, बिकॉज ये आपको रिपेल कर रहा है, और जो आप वर्क करते हैं उसे वोल्टेज कहते हैं। वही इस 1 कूलम की एनर्जी बन जाता है, छोड़ें तो वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। रास्ते में कोई चीज आए तो वो उससे टकरा कर उतना वर्क डन कर सकता है उसके ऊपर। अब वो वोल्टेज जो है, वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्ज, जितना ज्यादा ये चार्ज होगा ये उतना स्ट्रांगली आपको रिपेल करेगा, आपको उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। वो वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इस आर के, क्योंकि आर का कम होने का मतलब है कि आप काफी नजदीक आ गए हैं। आर तभी कम होगा जब आप काफी कम नजदीक आ जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज, और आर के कम होने का मतलब आपने काफी वर्क डन कर लिया है, तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनको कंबाइन करें तो ये Q अपॉन R है, और V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R है। अच्छा, आप ये देखें, ये फार्मूला असल में एक पॉइंट चार्ज के बारे में, क्या है? पॉइंट चार्ज के बारे में। अगर हम आप इसको इस पूरे स्फीयर पे लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं जी कि इसकी सरफेस की वोल्टेज V है। इफ द सरफेस वोल्टेज इज V, सरफेस वोल्टेज V है। सरफेस वोल्टेज V का क्या मतलब? सरफेस वोल्टेज V का मतलब यह है कि इन्फिनिटी से +1 कूलम को पकड़कर इधर पहुंचने में जितना वर्क चाहिए होता है ना, उसको इस स्फीयर की सरफेस वोल्टेज कहेंगे, ठीक है ना? इफ सरफेस वोल्टेज इज V,
एंड वी अप्लाई पॉइंट चार्ज फार्मूला। असल में फार्मूला पॉइंट चार्ज मींस वो सारे का सारा एक छोटी सी जगह पर सिचुएटेड, लेकिन हम उसको मेटेलिक स्फीयर पे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी सारी एनालिसिस थोड़ी अप्रोक्सीमेट हो जाएगी। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। इसमें रीशफल करें इसको सारे को, क्योंकि आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज होती है, तो आपको चार्ज और वोल्टेज वाली एक्सप्रेशन चाहिए। आर और के को ऊपर ले जाएं यूं करके, Q ओवर V कर लें, तो Q ओवर V कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू R ओवर K के बराबर है। और आप जानते हैं, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में जो K था वो एक्चुअली 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। कूलम्स लॉ अगर आपको याद हो, तो इसमें आप K की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, R डिवाइडेड बाई K, C इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है जी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है कि नहीं। अब आपने प्रूव कर दिया, अगले पार्ट में उसने कहा जी कि इस मेटालिक स्फीयर का रेडियस जो है वो 36 सेंटीमीटर है। इसका मेटालिक स्फीयर की, मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनली हम पैरेलल प्लेट्स के कैपेसिटर्स लेते हैं, मगर हर वो चीज जिस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए इट कैन एक्ट एज अ कैपेसिटर। यानी ये मोबाइल फोन है, इससे मैं कुछ इलेक्ट्रॉन छीन लूं तो इसको भी मैं एक कैपेसिटर कह सकता हूं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जिस चीज के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज रिजाइड कर रहा है, यानी आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो चीज कैपेसिटर कहलाई जा सकती है। अब इसकी कैपेसिटेंस दी गई है और आपसे पूछा गया है कि जनाब आप इसकी कैपेसिटेंस निकालें। एक बात याद रखें कि स्फीयर से रिलेटेड जो कैपेसिटेंस होती है वो बड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10⁻12 है। इसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस बहुत डिक्रीज कर जाती है। इधर आर आ गया, ये आर की जगह मैं ये 36 यानी 0.36 लिख लेता हूं यहां पर। अब जो भी कैपेसिटेंस आएगी वो होगी बड़ी कम। अब वो कहता है जी द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर फ्रॉम 0 टू, कहता है इतनी वोल्टेज देने के लिए स्फीयर पे कितना चार्ज होना चाहिए। आप Q इज इक्वल टू सी वी कर लेंगे, ठीक है, आप Q इज इक्वल टू सी वी कर लेंगे। अच्छा, इवन इस मेटालिक स्फीयर पे भी रिजल्ट ये पॉइंट चार्ज का ही होगा। लेकिन वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सजेस्ट व्हाई योर कैलकुलेशंस इन बी फॉर द मेटल स्फीयर वुड नॉट अप्लाई टू अ प्लास्टिक स्फीयर। अच्छा, ये देखें, हालांकि मेटल स्फीयर खुद बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई कर रहा है इस फार्मूले के लिए, लेकिन प्लास्टिक स्फीयर पे क्या होता है बेटा? प्लास्टिक स्फीयर पे ये होता है कि आपने इधर इसको ऐसे कपड़े से रब किया, यहाँ कोई इस जगह पे कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस की, उस कपड़े के रगड़े जाने से यहां से आपने इलेक्ट्रॉन्स छीने तो ये जगह पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब प्लास्टिक स्फीयर चूंकि कंडक्टर नहीं है, तो ये चार्ज यूं पूरी तरह यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैलने में बड़ी देर लगाएगा और उसमें काफी दिन लग जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, प्लास्टिक्स क्या है, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, उसमें कंडक्टर नहीं। मेटालिक स्फीयर पे ये चार्ज फौरन यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैल जाएगा ऐसे, तो उसको आप उन सारों को एक पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर की, उसमें आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक स्फीयर पे फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक स्फीयर पे वो नहीं होता स्पार्किंग, चार्ज स्प्रेड नहीं होता। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, और देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन जो अभी मैंने कर रहा हूँ ना, ये समझे कि कम से कम 4 या 5 दफा कैम्ब्रिज वालों ने पूछा है। इसका मतलब ये है कि ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आप समझें कि आपके काफी क्वेश्चन इकट्ठे तैयार हो गए। इसमें उसने कहा है जी कि आ स्पार्क सडनली कनेक्ट्स द मेटल स्फीयर टू अर्थ। क्या मतलब? ये स्फीयर ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो कहता है कि एक स्पार्किंग हुई और ये अर्थ से कनेक्ट हो गया स्पार्क के थ्रू। A spark suddenly connects the metal surface in this part B to earth, causing the potential of the sphere to reduce from 7.0 into 10 raised to power 5 volts to, ये old voltage है, new voltage कितनी है, to 2.5 into 10 raised to power 5 volts. Calculate energy dissipated by the spark. तो क्या करेंगे, 1 by C V old square
-1/2 CV न्यू स्क्वायर। ये कर देंगे तो ये एनर्जी सारी डेसिपेट जो हुई स्पार्क के थ्रू वो हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि स्पार्किंग क्यों होती, लेकिन बाकी पेपरों में पूछा गया, एक में नहीं 3-4 में। तो उसका जवाब आपने ये देना है कि जब किसी कमरे में या किसी जगह पर किसी मेटेलिक सफियर को चार्ज कर दिया जाता है तो क्या क्या वाकयात पेश आते, उसके नेबरहुड में जो ग्राउंड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर वो कोई बड़ा सफियर है और कमरे के साइज के साथ उसका कंपैरिजन बनता है तो ये दीवारें भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी और छत भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर स्टेब्लिश हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां स्टेब्लिश हो गया, यूं स्टेब्लिश हो गया, यहां स्टेब्लिश हो गया, ठीक है कि? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस एयर के ये एटम है, इसका प्रोटॉन न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहे हैं, इस एटम पे प्रेशर पड़ता है। वो एटम जिसमें पहले न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन शराफत से घूम रहा था, अब वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरफ को पॉजिटिवली चार्ज सफियर है और इलेक्ट्रॉन यूं आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको पता है अगर आप इस पे ज्यादा चार्ज पुट करेंगे तो इसके नेबरहुड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़ के इस तरफ आएगा और एटम का जो न्यूक्लियस है वो यूं रिपेल अवे हो जाएगा। और जब ये वाकया हो रहा होगा, जब ये इवेंट हो रहा होगा तो पूछें क्या होगा, ये मुख्तलिफ एटम्स है और ये फर्ज करेंगे वो सफियर है जो पॉजिटिवली चार्ज है और ये दीवार है जो नेगेटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़कर इस एटम पर उसने लैंड किया। जब वो इस एटम पे लैंड कर रहा था तो यहां से लाइट एमिट होती है, फिर वही इलेक्ट्रॉन इस एटम को भी छोड़कर इधर लैंड करता है और वो आपको फिर लाइट होती हुई नजर आती है। फिर वो इलेक्ट्रॉन जब इधर लैंड होता है तो दोबारा लाइट एमिट होती नजर आती है। और जब ये फर्ज करें इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये न्यूक्लियस इस तरफ को रिपेल हुआ, जब ये न्यूक्लियस इस तरफ को जा रहा था वहां से किसी इलेक्ट्रॉन ने उस न्यूक्लियस के पर जंप करके उसके गिर्द रोटेट करने की कोशिश की तो वहां से फिर लाइट एमिट होगी। तो जो आपको स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग नजर आता है, जो बिजली चमकती नजर आती है, स्पार्किंग इन एयर नजर आती है, उसमें से जो आपको लाइट एमिट होती हुई नजर आ रही होती है वो इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग फ्रॉम एटम टू एटम हो रहे होते हैं और इंसुलेटर कंडक्टर बन चुका होता है। इसे हाई वोल्टेज ब्रेक डाउन कहते हैं, इसे स्पार्किंग कहते हैं और इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। तो मैं आज क्लास में 22 सितंबर को इंशाल्लाह ताला यही क्वेश्चंस कराऊंगा और अगर पहले पीरियड के बाद ज्यादा बच्चे नहीं होंगे या उनका क्लैश होगा तो फिर मैं दूसरा पीरियड नहीं लूंगा, मैं दूसरा पीरियड फर्दर मैथ वालों को पढ़ा दूंगा, मैं फिजिक्स का फिर कुछ टाइम टेबल का मसला हल करूंगा। ठीक है, इजाजत है आप लोगों को, तो घर से आप ये लेक्चर सुन लें, यहाँ पर हम क्लास खत्म करते हैं।